मुंबई तक ब्रॉट यू बाय हिरल वा इंडिया स्पाइसेस। वाह इंडिया कंप्लीट मसाले। आपके घर का शेफ। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बारे में। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। महाराष्ट्र चुनाव के बारे में उत्सुकता और बढ़ गई है, खास करके जिस तरह के नतीजे आए हैं हरियाणा के, जहां भाजपा ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। तो महाराष्ट्र में क्या होगा, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई। राजदीप, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मिलिंद भाई। तो राजदीप, हमारी आपसे हरियाणा चुनाव से पहले भी चर्चा हुई थी, तब भी आप बहुत इफ़ी थे कि पता नहीं रिजल्ट क्या होगा, हरियाणा के लिए भी आप श्योर नहीं थे। लेकिन अब जो हरियाणा का नतीजा आ गया है और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ तीसरी बार सरकार बना ली है, तो महाराष्ट्र के चुनाव से सीधे तो सही संबंध नहीं बैठता है इसका। लेकिन एक तरह से जो हवा चली थी कांग्रेस की जून के बाद में, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगा हुआ लगता है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी भी जोश में है। तो अब महाराष्ट्र में आप क्या हरियाणा का प्रभाव महाराष्ट्र में देखने मिलेगा हमें? पहली बात तो मिलिंद भाई, मैं कहूं कि हरियाणा में मैं लगभग श्योर था कि कांग्रेस जीतेगी। मैं इस बात से हिचकिचाता नहीं ये कहने के लिए कि मेरा अनुमान था कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी जोरों की थी वहां कि कांग्रेस को क्लियर एज था। हमने ये नहीं देखा हरियाणा में कि किस तरह से छोटे राज्य में जो डिवीजन हो सकता है, वोट का फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, जिसका फायदा बीजेपी को बहुत हद तक मिला, खास करके कुछ इलाकों में जहां कांग्रेस की पकड़ थी। तो हरियाणा तो मुझे लगता है हमारा अनुमान गलत गया, मैं मानता हूं। लेकिन क्या हरियाणा का परिणाम महाराष्ट्र पर होगा? देखिए मिलिंद, एक बात तो है कि जरूर भाजपा में उत्साह, मोमेंटम महाराष्ट्र में उनको अब मिलेगा हरियाणा की जीत के बाद, क्योंकि जब हारी हुई बाजी, या जिसको सब कह रहे हैं आप हार रहे हैं, उसको आप जीतते हैं तो आपका उत्साह बढ़ता है। और वही जो जीतने वाली पार्टी अगर हारती है तो उनका मनोबल थोड़ा कम होता है। तो उत्साह, मनोबल लेकर मुझे लगता है जरूर भाजपा को एडवांटेज मिला है। लेकिन हर राज्य दूसरे राज्य से अलग होता है, खास करके महाराष्ट्र मिलिंद, जिसे आप भी अच्छी तरह से जानते हो, इतना बड़ा राज्य है, 288 सीटें हैं और हर रीजन में आप देखेंगे अलग अलग एक तरह से राजनीति होती है। तो एक ही राज नहीं है। विदर्भा की राजनीति मराठवाड़ा से जुड़ी अलग है, पश्चिम महाराष्ट्र की राजनीति कोंकण से अलग है, मुंबई की राजनीति नागपुर से अलग है। तो एक राज्य में इतने जब भाग होते हैं तो आसान नहीं होता ये कहना कि क्योंकि हरियाणा में जीत हुई इसका मतलब है भाजपा को जरूर महाराष्ट्र में भी जीत होगी। लेकिन जरूर मनोबल, उत्साह भारतीय जनता पार्टी का बड़ा। और एक बात मैं कहूं इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, आरएसएस पूरी तरह से इस बार शामिल हो रही है महाराष्ट्र के चुनाव में, जो हमने 2024 के लोकसभा में नहीं देखा था। और शायद इसका भी कहीं ना कहीं असर जरूर पड़ सकता है। नहीं तो राजीव, एक तो बात हुई मोमेंटम की, एक और जो आंकड़ा मेरी नज़र में महत्वपूर्ण था कि हरियाणा में जो 2019 में बीजेपी को लोकसभा में जितना मतदान हुआ था, जितना वोट परसेंटेज था, और विधानसभा में उसमें करीब 22% का गैप था। लेकिन इस बार जो है उतनी गिरावट नहीं हुई। हम 2014 से ये देखते आ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नरेंद्र मोदी के कारण एक वो बड़ा लीड मिलता है, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव होता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का भी हो, तो 10% तक बीजेपी का वोट शेयर नीचे आ जाता है। लेकिन ऐसा हरियाणा में नहीं हुआ। 46% उनको वोट मिला था लोकसभा में और वो 40 के आसपास आके रुक गया। तो अब जब हम महाराष्ट्र में भी जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि वही, मतलब क्या कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना जो नुकसान होता था लोकसभा वर्सेस विधानसभा, वो कहीं ना कहीं अरेस्ट कर लिया है या उसको रोक लिया है? देखिए ये भी कहना मुश्किल है। मैं आपको और एक आंकड़ा देता हूं। देखिए आंकड़ों में अगर हम जाए ना तो उलझ जाएंगे। अब आप सोचिए मिलिंद, कांग्रेस को विधानसभा 2019 में हरियाणा में 29% वोट मिलता है, वही कांग्रेस को लगभग 40% वोट मिलता है 2024 आते आते, यानी 11% का इजाफा। आप इस दृष्टि से देखिए ना, वही बीजेपी को जिसे 36% विधानसभा 2019 में मिला है,
उनको इस बार लगभग 40% मिलता है, यानी 4% का इजाफा। मैं विधानसभा टू विधानसभा देख रहा हूं, लोकसभा और विधानसभा मैं ज्यादातर कंपेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि आप जानते हैं अलग चुनाव होते हैं। मेरा यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी 11% का इजाफा हुआ 5 साल में, बीजेपी को 4%। क्या हुआ? ध्रुवीकरण हुआ। जो छोटी पार्टियां आईएनएलडी, जेजेपी, वहां वो कमजोर हुई। क्या वही महाराष्ट्र में होगा? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में न केवल एक महा विकास आघाड़ी है जिसमें कांग्रेस उसका नेतृत्व एक तरह से कर रही है, दूसरी तरफ महायुति है जिसका नेतृत्व बीजेपी कर रही है, लेकिन अन्य पार्टी हैं, 2 शिवसेना, 2 एनसीपी, और उसके साथ साथ तीसरे और चौथे मोर्चे भी हो सकते हैं। उसमें फिर वंचित बहुजन आघाड़ी ले लीजिए, या एमआईएम ले लीजिए, या बच्चू काडू की पार्टी लीजिए, राजू शेट्टी की स्वाभिमानी शेतकरी सेना लीजिए। ये छोटी पार्टियां भी हैं। अब वो कितना वोट लेगी ये बड़ी बात होगी। अगर ये ध्रुवीकरण हुआ तो फिर वो और इंटरेस्टिंग होगा। आप सोचिए ना, हरियाणा में दोनों बड़े पार्टियों को लगभग उतना ही वोट शेयर मिला, लेकिन बीजेपी का स्ट्राइक रेट बेटर था, वो वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट कर पाए। महाराष्ट्र में किस लेवल तक आप अपने वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट कर पाएंगे, ये बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के अलग अलग एरियाज में उनका एक तरह से दबदबा है। अगर एनसीपी शरद पवार ले तो पश्चिम महाराष्ट्र है, अगर शिवसेना ले तो ज्यादातर मुंबई कोंकण में है, अगर शिंदे सेना ले तो ठाणे, कल्याण और कोंकण में है, फिर वहां भाजपा लीजिए तो विदर्भ में भाजपा हमेशा अच्छा करती आई है, लेकिन पिछले लोकसभा में कांग्रेस ने वहां अच्छा किया, मराठवाड़ा में कांग्रेस ने अच्छा किया। तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग पार्टियां अच्छा करती है। आपने कहा क्या मोदी फैक्टर थोड़ा घटेगा? देखिए, मुझे लगता है जरूर कहीं ना कहीं अगर इलेक्शन लोकल हो जाए जैसे हरियाणा में हुआ, तो मोदी फैक्टर इतना हावी नहीं होगा जितना वो लोकसभा में होता है। जितना इलेक्शन लोकलाइज होता है उतना मोदी फैक्टर कम उसका प्रभाव कम पड़ता है, जो हमने 2014 में नहीं देखा था। 2014 और 19 के बीच में फिर विधानसभा हो लोकसभा हो, मोदी फैक्टर हावी था। अब मुझे लगता है जितना इलेक्शन आपका लोकल क्षेत्रीय होता है उतना मोदी फैक्टर निर्भर करता है कि अगर क्षेत्रीय हो जाए, लोकल हो जाए, तो मोदी फैक्टर का प्रभाव कम होता है। ये तो राजीव, जैसे आपने कहा कि छोटी पार्टियां तो है ही है, लेकिन जो बड़े 2 अघाड़ियां हैं, 2 बड़े फ्रंट जो है, एक तो महाविकास अघाड़ी और एक महायुति, लेकिन इन पार्टियों के भी बीच आप देखेंगे, जैसे आपने कहा कि अलग अलग ज्योग्राफी में अलग अलग चुनाव हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं राजीव ये चुनाव सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी के बीच भी बैटल है, कहीं ना कहीं दोनों शरद पवार और अजित पवार की भी एनसीपी की बैटल है, और कहीं ना कहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की। जैसे क्रिकेट की भाषा में हम जब बोलते हैं कि इनका ओपनिंग बैट्समैन ये, इनका बॉलर ये, तो ये तीनों का जब आप एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो कांग्रेस बीजेपी में आपको कौन मजबूत लगता है, या शिवसेना, दोनों में से कौन मजबूत लगता है, या एनसीपी में कौन मजबूत लगता है? बड़ा अच्छा सवाल है मिलित, क्योंकि मुझे लगता है 3 मैचअप है। आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं, 3 बड़े मैचअप है, एक के बाद एक 3 मैचअप पर चलते हैं। पहले शरद पवार बनाम अजीत पवार। लोकसभा में तो साफ था कि शरद पवार उस मैचअप में जीत गए, बारामती में जीते, पश्चिम महाराष्ट्र में जीते, और ऐसी कोई बड़ी बात लोकसभा और विधानसभा के बीच नहीं हुई जिससे शरद पवार को लगे कि मैं कमजोर हूं और अजीत पवार आगे आ रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं अजीत पवार के 10-15 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपने बलबूते पर जीत सकते हैं, ये उनकी एक ताकत है। तो जरूर अजीत पवार बिल्कुल साफ नहीं होने वाले, उनके भी 10, 15, 20 तक हो सकते हैं जो अपनी ताकत पर जीत कर आ सकते हैं। लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र के बैटल में आज की तारीख में शरद पवार थोड़े आगे लगते हैं। फिर आते हैं मुंबई कोंकण ठाणे एरिया में, जहां ज्यादातर सेना बनाम सेना है। जो मैंने जमीन पर देखा, और मैं कुछ दिनों पहले मुंबई में था, उत्साह इस समय ज्यादातर शिंदे सेना के पास है। जो लाडकी बहन स्कीम हो या अन्य स्कीम्स हो, जो शिंदे जी को अच्छी स्ट्राइक रेट मिली, लोकसभा में सत्ता में है, इस वजह से जो उनके पास साधन है वो अपने अपोनेंट से कई ज्यादा है, और इसका जरूर उनको फायदा हो सकता है। वहीं मुझे लगता है जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे सेना है, उनको इमोशन के अलावा
भावनाओं के अलावा और मुद्दों पर ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मराठी मानुस नहीं तो जो है वो शायद बिखर जाए। दलित मुस्लिम वोट जरूर कांग्रेस का ट्रांसफर हुआ था शिवसेना को कुछ इलाकों में, लेकिन शिवसेना यूबीटी को और मेहनत करनी पड़ेगी। आज की तारीख में आप कह सकते हैं कांटे की टक्कर है इन दोनों सेना के बीच में। अब दूसरे मैचअप पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें विदर्भ में है, और अगर आप मराठवाड़ा जोड़ ले उसको तो 100 सीटें हैं ऐसी, जहां लगभग जो बैटल होगा भाजपा बनाम कांग्रेस, वहां कांग्रेस को भारी जीत मिली थी लोकसभा में। क्या उसी तरह से जो समीकरण बनकर आए थे, जो मराठा कंसोलिडेशन मराठवाड़ा में हुआ और ओबीसी दलित मुस्लिम कांग्रेस के साथ आ गए विदर्भ में, क्या वही होगा विधानसभा में? विधानसभा में बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है ओबीसी जो उनका पहला वो पुराना वोट था उसको एक बार फिर कंसोलिडेट करे, उसको फिर एक बार मजबूत करे, दलित वोट में सेंध करे। ये जो बीजेपी स्ट्रेटेजी बना रही है महाराष्ट्र के लिए, खास करके विदर्भा के लिए, वो कितनी असरदार होगी वो निर्भर करेगा कि महाराष्ट्र की पार्टी नंबर 1 कौन होती है। बीजेपी ने बहुत मशक्कत की है, कोर्स करेक्शन किया है। इस वजह से मैं कहूंगा जो लगा था कुछ हफ्तों पहले या महीने पहले की कांग्रेस आगे है, अब वहां भी कांटे की टक्कर है। यानी 3 मैचअप्स में से 2 मैचअप में कांटे की टक्कर और 1 मैचअप में शरद पवार थोड़े आगे। अब जब आप पूरी तस्वीर देखें, इसमें मुझे लगता है कहना कौन जीतेगा बहुत मुश्किल है, उसमें मैं पढ़ने भी नहीं वाला। और इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टी, आप सोचिए मिलिंद, जिसको टिकट नहीं मिलेगी वो कहां जाएंगे? वो इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं, छोटी पार्टियों में जा सकते हैं, उनका कितना असर होगा? महाराष्ट्र मिलिंद इज अ महामेस हमें कहना चाहिए, और उस महामेस में कौन आगे निकलेगा कहना बहुत मुश्किल है। नहीं, ये तो राजीव अब 23 नवंबर को ही पता चलेगा, वो भी जब तक 11-12 बजे तक नतीजा नहीं आ जाता तब तक कुछ कहना नहीं चाहिए। लेकिन जो आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे थे, जहां महाविकास आघाड़ी को एक एडवांटेज था लोकसभा में, तो कुछ हद तक ये भी माना गया था कि सहानुभूति थी शरद पवार के साथ या उद्धव ठाकरे के साथ कि इनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया है। तो क्या अब आपको लगता है कि जो गुस्सा अप्रैल मई में था बीजेपी के खिलाफ या एकनाथ शिंदे के खिलाफ या अजित पवार के खिलाफ, वो पिछले 6 महीनों में कुछ कम हुआ है सरकार के खिलाफ वहां पर, या इनके लिए सिंपैथी कम हुई है? देखिए, ये कहना कि क्या गुस्सा कम हुआ है, सिंपैथी कम हुई है, ये सब कहना इस समय बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना बड़ा राज्य है। जो कट्टर वोटर हैं उद्धव बाला साहेब ठाकरे के या शरद पवार के या कांग्रेस के, उनमें गुस्सा बरकरार है। जो फ्लोटिंग वोटर है, जो चुनाव नतीजा तय करता है, उनमें आप जानते हैं सबसे बड़ी चीज जो फर्क पड़ा है जून और अब के बीच में है, वो लाड़की बहन स्कीम। उस लाड़की बहन स्कीम से 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को फायदा हुआ है, 1500 रुपए उनके पॉकेट में आ रहे हैं, और उसका कहीं ना कहीं असर हो सकता है इस गुस्से को कम करने के लिए। आप ये भी जानिए, बारिश अच्छी हुई है। रूरल डिस्ट्रेस, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी किसान जो है, कई किसान कह रहे हैं हमें सोयाबीन का दाम नहीं मिल रहा है, अलग अलग चीजों की उनके प्रॉब्लम्स है। लेकिन क्या गुस्सा उतना ही है जितना मार्च अप्रैल में था? तब आपको याद होगा प्याज के जो किसान थे या प्याज के ट्रेडर्स थे, वो भी बड़े गुस्से में थे, एक्सपोर्ट्स पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस हुए थे। तो इस समय ये कहना किसी 100% की गुस्सा कम हुआ है या ज्यादा हुआ है या वैसे के वैसे, मुश्किल होगा। हर इलाके में, मैं फिर भी कहूंगा, हर इलाके में राजनीति अलग होने वाली है, और यही महाराष्ट्र की खूबी है कि महाराष्ट्र पिछले 40 सालों से किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिली है, और ये एक तरह से बहुत कम ऐसे राज्य हैं जहां हम ये कह सकते हैं किसी एक पार्टी को तो हमेशा मिली जुली सरकार रही है। अब वो किस लेवल तक मिली जुली सरकार रहती है, इस पर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सीट शेयरिंग और वोट ट्रांसफर। क्या एनसीपी का वोटर, अजीत पवार का वोटर भाजपा को वोट देगा, या भाजपा का वोट अजीत पवार को जाएगा, या जिस तरह से उद्धव बाला साहेब ठाकरे सेना का वोट क्या वो कांग्रेस को जाएगा, कांग्रेस का वोटर कितना शरद पवार को देगा? ये वोट ट्रांसफर और सीट एडजस्टमेंट में कौन अच्छी तरह से मैनेजमेंट करता है वो जीतेगा। ये चुनाव महाराष्ट्र का माहौल का नहीं है, ये मैनेजमेंट का है। जिसकी मैनेजमेंट अच्छी रही वो चुनाव जीतेगा।
नहीं तो राजीव, आपने भी महाराष्ट्र में पिछले 30-35 साल से चुनाव देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, लेकिन मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि जाति, ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र में जाति की राजनीति नहीं होती थी, लेकिन इस बार जैसे आपने कहा मैनेजमेंट की बात, जो जातियों की या जो अलग अलग समुदायों की जिस लेवल पे मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, एक तरफ मराठा आरक्षण है, दूसरी तरफ ओबीसी वाली बात है, बीजेपी कह रहे कि माधव मतलब माली, धनगर, बंजारा, तो ये इतना मतलब ये भी एक नया, मुझे तो लगता है ये पहली बार हो रहा कि इतने जाति के लेवल पर इतनी पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि मैंने आज ही पढ़ा कि 17 कॉरपोरेशन बना दिए गए अलग अलग जातियों को खुश करने के लिए। तो ये भी एक मतलब महाराष्ट्र में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाति की राजनीति नहीं होती थी, लेकिन इस बार ये ज्यादा पोलराइज्ड हो गया है जाति के मामले में। जो आपकी बात है बिल्कुल सही है। मुझे जो कहा गया है, बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है ओबीसी समुदाय को एकजुट करने के लिए। वही मराठा कंसोलिडेशन आपने लोकसभा में तो देखा था, जो जिस तरह से जरांगे पाटिल ने अपना मराठा एजिटेशन आरक्षण को लेकर उठाया था, उसका कहीं ना कहीं एक नॉन मराठा कंसोलिडेशन भी हो सकता है। हमने यही देखा हरियाणा में, जैसे ही ये प्रचार हुआ कि जाटों की सरकार होगी या रोहतक सरकार होगी, वहीं नॉन जाट इकट्ठा हो गए बीजेपी के साथ। महाराष्ट्र में भी यही कोशिश हो सकती है। वो कितनी सफल होगी वो बात अलग है। देखिए, एक फर्क है, कांग्रेस पार्टी में विदर्भ में खास करके उनके पास ओबीसी लीडर है, नाना पाटेल हो, पाटोले, मुंगत्तीवार हो, उनके पास ऐसा नहीं है कि उनके पास ओबीसी लीडर चेहरे नहीं है। हरियाणा में उनके पास एक तरह से जाट प्रोजेक्शन हुआ, महाराष्ट्र में वो नहीं होगा। और कुछ एरियाज में है जहां मराठा की राजनीति भी होगी, कुछ एरियाज में ओबीसी की राजनीति भी होगी। महाराष्ट्र में शहरीकरण भी बहुत हुआ है। 50% लगभग पॉपुलेशन जो है शहरों या छोटे या बड़े शहरों में रहता है। वहां मुझे नहीं लगता इतना प्रभाव जाति का होगा जितना ग्रामीण क्षेत्रों में होगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की समस्याएं हैं, तो वो भी एक मुद्दा है। तो महाराष्ट्र में एक, हम कह सकते हैं ना, एक आईना जो है वो टूटा हुआ आईने की तरह है। और एक बार जब आईना टूटता है, वो जो उनकी कांच है उनको पकड़ने में और देखने में कि कौन किस तरफ जा रहा है बहुत मुश्किल है। और एक है दलित राजनीति भी है, अम्बेडकराइट बनाम नॉन अम्बेडकराइट दलित, वो राजनीति कैसी होती है। हमने लोकसभा में देखा था, प्रकाश अंबेडकर जो है बिल्कुल हाशिए पर आ गए, 1% भी वोट नहीं मिला। तो आप सोचिए, वो दलित वोट जो कांग्रेस के पास गया था, क्या वो कांग्रेस के पास रहेगा या वो डिवाइड होगा। जरूर जाति की राजनीति हो रही है, लेकिन मैं अभी भी कहता हूं मैनेजमेंट कौन करेगा इस पॉलिटिक्स की। केवल ये कहना कि ये जाति मेरे साथ है आसान नहीं है। महाराष्ट्र में हर जाति में डिवाइड भी है, तो सबको समीकरण करके लोकल नेताओं को साथ लेकर, जो लोकल सत्रप है उनको साथ लेकर, तभी आप चुनाव जीत सकते हैं महाराष्ट्र में। नहीं तो राजीव, मैनेजमेंट में तो खैर बीजेपी भारी पड़ती आई है अब तक, पिछले 10 सालों से हमने जो देखा है, उनका संसाधन भी है, रिसोर्सेज भी है वो करने के लिए। आखिर में मेरा सवाल ये है नेशनल पॉलिटिक्स को लेकर कि आपने, मुझे याद है कि जून के चुनाव के बाद साप्ताहिक सभा में कहा था कि अभी 6 महीने का एक इंटरवल है, मतलब आगे राजनीति किस करवट बैठती है। तो अब ये इंटरवल ख़त्म होने को है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के रिजल्ट आ चुके हैं और अब महाराष्ट्र और झारखंड के आने वाले हैं। उसमें भी झारखंड में ऐसा लगता है कि एडवांटेज है बीजेपी को, और महाराष्ट्र में जैसे आप कह रहे हैं कांटे की टक्कर है। तो ये नेशनल पिक्चर अब कहाँ जा रही है, जो राहुल गांधी वर्सेस मोदी वाली लड़ाई थी? देखिए, महाराष्ट्र बहुत हद तक ये डिसाइड करेगा कि ये पिक्चर कहाँ जा रही है। अगर महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में विपक्ष कांग्रेस जीत पाए, तो जरूर वो कह पाएगी कि 2024 में हमने ये दिखा दिया है कि हम मोदी जी को पूरी तरह से टक्कर दे सकते हैं। क्योंकि लोकसभा में जिस तरह से एक तरह से माहौल उन्होंने बनाया था, उसको उनको कुछ तो फायदा हुआ। लेकिन अगर महाराष्ट्र में भाजपा जीत पाती है, तो जरूर भाजपा कह पाएगी कि जो लोकसभा में हुआ वो तो एक आइसोलेटेड एबरेशन था। ज्यादातर जो तस्वीर है वो अभी भी है कि बीजेपी देश की नंबर 1 डोमिनेंट पार्टी है। मुझे लगता है महाराष्ट्र का चुनाव ये तय करेगा कि किस दिशा में राजनीति जा रही है। क्या ऑपोजिशन की राजनीति और मजबूत हो रही है? क्या बीजेपी को राज्यों में अब टक्कर मिलेगी? क्या मोदी फैक्टर कितना हावी होगा? क्या बीजेपी प्रो इनकम्बेंसी को हमेशा अपनी तरफ कर सकती है? और जो हमने लोकसभा में देखा था, किसानों की समस्या, युवाओं की समस्या, दलितों का एक तरह से गुस्सा या उनकी असुरक्षा, ये सब मुद्दे कितने हावी हो सकते हैं। तो महाराष्ट्र बहुत हद तक ये तय करेगा
कि 2024 का न्यू ईयर किसका अच्छा जाएगा, कांग्रेस का या भाजपा का या सरकारी पार्टियों का या विपक्ष का। बहुत बहुत धन्यवाद राजदीप इस बातचीत के लिए साप्ताहिक सभा में। और मिलिंद, महाराष्ट्र आप और हम दोनों उस स्टेट को बड़ी नजदीकी से देखते हैं, तो मुझे लगता है अगला 1 महीना हम दोनों के लिए काफी बिजी रहेगा। जी बहुत बिजी रहेगा और राजदीप तो मैदान में दिखेंगे आपको, मैं स्टूडियो में ही रहूंगा। लेकिन राजदीप एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साप्ताहिक सभा में हमने बात की महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव अगले महीने होने जा रहे हैं और जैसा कि राजदीप का आकलन है कि ये कांटे की टक्कर होने जा रही है, क्योंकि ये 3 पार्टियों की भी जो लड़ाई है आपस में, उसमें बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई भी, कांग्रेस वाली जो लड़ाई है वो भी कांटे की है। दोनों शिवसेना में भी कांटे की टक्कर है। थोड़ा बहुत एडवांटेज शरद पवार की एनसीपी को है अजीत पवार के खिलाफ। लेकिन जैसा कि हरियाणा चुनाव में भी हमने देखा कि आकलन गलत हुए हैं, एग्जिट पोल गलत हुए हैं, हमारे आकलन गलत हुए हैं, एक्सपर्ट्स के आकलन गलत हुए हैं, तो महाराष्ट्र का आकलन भी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इतना तय है कि इस चुनाव का असर जो है देश की राजनीति पर पड़ेगा। साप्ताहिक सभा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।